नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का जीआरएफ एज पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है जिसमें हम यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। इसमें हम हर इक्वेशन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करते हैं। अगर आपने पहले की 4 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास हर रोज आती है। हर शाम 6 बजे चैनल पर क्लास अपलोड कर दी जाती है 6 PM पर। आई होप ये क्लासेस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी और आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट करने में सहायक होंगी। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस से। क्वेश्चन कहता है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम इज सब्जेक्टिव टू। ऑप्शन एक है हमारे पास, ए है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, जो बोलता है कि जितनी भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं अगर वो हम कैपिटल प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत करते हैं तो हम किसके लिए सब्जेक्टिव है। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑप्शन सी है एक्चुअल यूजर कंडीशन और ऑप्शन डी है कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एक्चुअल यूजर कंडीशन। सबसे पहले ये हमें समझना है, हमने शायद पहले भी इन्हीं PYQ में EPCG को समझ लिया है। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है इसमें एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन करने के लिए स्कीम दी जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा ये हमारी एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन करने के लिए बनाई गई है। जैसे अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो ये होती है एक्चुअल यूजर कंडीशन। इसमें कहा जाता है जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, यदि हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट आगे करने के लिए, जैसे कि हमने कच्चा माल किसी दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट किया और उससे हम क्या है फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे और उसे दोबारा से एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए तभी हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो ये होती है सब्जेक्टिव एक्चुअल यूजर कंडीशन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, ये है इरडा से। इरडा एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इरडा की जैसे फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया है 1999 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो इरडा को पास किया गया है, क्यों इरडा बनाया गया है, जो भी हमारी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, जो भी हमारा इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए इरडा को बनाया गया है और इसको बनाया गया है 1999 में। ये इरडा एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। और ये 1999 में इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑप्शन 1 यूज्ड एज अ इवेल्युएशन टूल। इसको यूज किया जाता है इवेल्युएशन टूल के रूप में। ऑप्शन बी बोलता है बेस्ड ऑन प्रेजेंट कॉस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। ये हमें बताती है कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑब्लिगेशन एक फर्म पर कितना है, उस पर बेस्ड होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन सी कहता है द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट को ये बताता है। या ऑप्शन डी द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्यूरोक्रेटिक्स। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए। वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज की जाती है इवेल्युएशन टूल के रूप में। वो कैसे, जब भी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो
कैपिटल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं आगे कैपिटल बस्टिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, जितना भी, जैसे अगर हमने डिवेंचर ली है, डेट लिया है, उनको लिया है हमने 50% इंटरेस्ट के ऊपर, जो 50% इंटरेस्ट है ये है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या फिर हमने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं और उनको लिया है, उस पर हमें डिविडेंड देना है 10%, जो ये 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग से संबंधित डिसीजन लेते हैं और उसमें हम विभिन्न प्रकार के टूलों को इवेलुएट करते हैं और हम देखते हैं कि किसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से हम फिर क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज किया जाता है एक इवेल्युएशन टूल के रूप में। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टेमेटिक रिस्क। ये बताया कि नीचे दिए गए रिस्क है, इसमें बताओ कि कौन एक सिस्टेमेटिक रिस्क के कैटेगरी में नहीं आता। तो ऑप्शन ए कहता है मार्केट रिस्क, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑप्शन सी परचेजिंग पावर रिस्क और ऑप्शन डी है फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहले जो भी सिस्टेमेटिकल रिस्क होता है, ये सारा रिस्क क्या होता है, हमारा अनडाइवर्सिफिएबल, जो कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से संबंधित होता है, जिस पर कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो उसे कहते हैं हम सिस्टेमेटिकल रिस्क। अब हम कहते हैं, अब हम पूछेंगे कि कौन सा रिस्क सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं है। मार्केट रिस्क क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल पर होता है, नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी के अंदर नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत है। परचेजिंग पावर रिस्क भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही संबंधित है। जो फाइनेंशियल रिस्क है ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट से संबंधित है। ये हमारा कौन सा रिस्क है, अनसिस्टेमेटिकल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क हमारा अनसिस्टेमेटिक, जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बोलने का अर्थ ये कि जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ मेजर लेकर हम रेमेडी करके बिजनेस में इन रिस्कों को कम कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग permits organization to grow long haul association with build up on new client while smoothing out corporate execution। तो क्वेश्चन का सिंपल अर्थ है कि इनमें से बताइए कौन सा एक टूल है जो हमारा क्लाइंट के साथ हमारे जो रिलेशन है उनको मजबूत करता है, ग्रो करता है और लॉन्ग टर्म तक बनाए रखता है। तो इसे क्या इको स्ट्रेटजी कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप, ग्रीन मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग। इसका सिंपल आंसर है कस्टमर रिलेशन मार्केटिंग के अंतर्गत ही हम अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा एसोसिएशन बनाते हैं ताकि हमारे कस्टमर बने रहे। ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रोडक्ट लिया दूसरी बार कस्टमर हमारे पास नहीं आए। हम उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं और उनको रिटेन करना चाहते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कस्टमर रिलेशन मार्केटिंग। और जो हमारा इको स्ट्रेटजी है ये हमें बताती है कि जैसे हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो इन दोनों में बैलेंस बनाया जाता है इको स्ट्रेटजी के द्वारा। इसे इको स्ट्रेटजी कहते हैं, एक बैलेंस बनाता है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच। जो ग्रीन मार्केटिंग है ये एक प्रकार का एक प्रमोशन से संबंधित है, प्रमोशनल स्टंट है एक। जैसे कि अगर आपको प्रमोशन की जाती है जिसमें मैक्सिमम अगर कोई प्रमोट कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, वो ग्रीन स्क्रीन के थ्रू प्रमोट कर रहा है, या फिर जो भी प्रोडक्ट उसमें ग्रीनिश चीजें दिखा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये एक स्टंट होता है। एक प्रकार से एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए ग्रीन मार्केटिंग की जाती है, सस्टेन करने के लिए। ओके, और उसके बाद सोशल मार्केटिंग क्या होती है, जिसमें हम सोशल को, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो सोशल से बहुत कुछ लेती है, तो इसके लिए मार्केटिंग की जाती है। जैसे कि हमारी कंपनी ने इस साल 10,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बनाने को दिए, जैसा कि बहुत कम होता है, लेकिन हाँ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे ONGC कंपनियां, वो सोशल मार्केटिंग काफ़ी करती है, जैसे कि करती है। तो ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 85। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन 86। बता कि फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिसोर्स एलोकेशन, हमें रिसोर्स को किस तरह से एलोकेट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कंपटीशन इज प्रेफरेबल बिकॉज। अगर हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो जो परफेक्ट कंपटीशन को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि द फर्म ऑपरेट एट एक्सेस कैपेसिटी, जो फर्म को ऑपरेट किया जाता है एक्सेस कैपेसिटी के आधार पर। ऑप्शन बी है देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी। ऑप्शन 3 है देयर इज होल वैरायटी ऑफ आउटपुट। ऑप्शन डी है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी फर्म है जो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेचती है और इसमें से एक भी फर्म ऐसी नहीं होती जो दूसरी को डोमिनेट कर सके। और जो परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ये तो इसका, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। ये फ्री एंट्री एग्जिट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है और ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 87, 88। ओ सॉरी, आपके पास तो आंसर पहले से आ गया, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 87 क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाय। जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 क्या कहती है कि कंपनी एक्ट की एक ऑडिटर जो कि गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट किसके द्वारा किया जाए, क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा या फिर कंपनी लॉ बोर्ड। तो ये शायद सॉरी यहाँ पर कंट्रोलर होना था, यहाँ पर ये हो गया है, गलत प्रिंट हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो क्या करता है, जो सेक्शन 139 कंपनी एक्ट की 3 वही एक है जो अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को। ये क्या कहता है कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसके बाद 80 डेज में आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88। एफ टेस्ट इज यूज टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एमंग, जो एफ टेस्ट वो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन एक है 2 सैंपल का मीन जानने के लिए, या फिर मोर देन 2 सैंपल का मीन जानने के लिए, या फिर वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल। तो अब हम इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन डी। हम एफ टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब हमने 2 वेरिएंस और सैंपल को लेते हैं, वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल के लिए यूज करते हैं और मोर देन 2 सैंपल मीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एफ टेस्ट। ये क्वेश्चन इजी है, जैसे कि आपको पता है हमारी 5वीं क्लास है, इसमें हमने बेसिक क्वेश्चन को ही लिया है। अब जो नेक्स्ट होंगी, जो कल आपको क्लास मिलेगी वो होगी हमारी, इसमें हम, ये तो हमारे बेसिक PYQ थे। अब जो PYQ हम जून 2023 के PYQ आने वाली क्लास में पढ़ेंगे और उसमें हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ उसका लेवल भी वैसा होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। ओके, अब जो क्वेश्चन 89, विच ऑफ फ्लोइंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये बोलता है कि कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है जो टैक्स, जिस पर हमें टैक्स नहीं देना है। तो ऑप्शन एक है इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जो इनकम टैक्स का एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही देखने को मिलता है, जैसे कि। और ऑप्शन बी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सारे केसेस में आपको टैक्स से एग्जम्पशन मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। अब आता है हमारा क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 90 है जीएसटी के बारे में। अगर आप मेरी क्लासेस को पहले से देख रहे हैं तो जीएसटी से शायद मैं बोलती हूँ कि 6 या 7 क्वेश्चन जीएसटी से पूछे गए हैं। अगर सभी क्वेश्चन को आपने देखा तो आपके
जीएसटी पूरा क्लियर ही हो गया होगा, आपको एक्स्ट्रा जीएसटी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं रह गई है। तो बोलते हैं कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया पास द जीएसटी बिल, जो फर्स्ट स्टेट कौन है इंडिया की जिसने जीएसटी बिल को पास किया? तो सबसे फर्स्ट स्टेट है हमारी आसाम। आसाम ने सबसे पहले किया था जीएसटी बिल को पास, तो आसाम ने किया था। इसकी अगर हम पूरी देख तो बिल 2014 में आया था और एक 122 अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी 2014 में किया गया था, बिल आया था 2014 में 122 अमेंडमेंट, ये था बिल। और जीएसटी एक्ट पास हुआ है हमारा 2017 को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 हमसे कह रहा है इफ द plotted point lie on the straight line parallel to the x-axis of scattered diagram is known, ये शो करता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, absence ऑफ कोरिलेशन या फिर कर्विलिनियर कोरिलेशन। ये क्वेश्चन जो है इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू बनाऊं, यहाँ पर मेरा डायग्राम पता नहीं कैसे, ये बोलता है कि इस तरह का कोरिलेशन है भाई, ये क्या हो रहा है पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस के, तो ये क्या होता है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो हमारा कोरिलेशन होगा लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ और कोरिलेशन इस तरह का होगा, ये हो गया हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा ये हमारा नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ये है नॉन कोरिलेशन। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इसका आंसर हमें है सी। आगे क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन कहता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि किस स्टेप में इम्पॉर्टेंट है हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना है। प्लानिंग में हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना है या डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में। अगर हम प्लानिंग की बात करें इसमें सिर्फ हम अभी प्लान ही कर रहे हैं, राइट, प्लान कर रहे हैं कि हमें ये करना है, किस तरह हमने प्लान करना है। और अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके आंसर के लिए हम सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन आती है उसको इवेलुएट करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं एक का। तो ये क्या हो जाता है डिसीजन मेकिंग में हमें बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करना होता है। फोरकास्टिंग होता है हम पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए कुछ फोरकास्ट करते हैं, मतलब कि प्रेडिक्शन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने स्ट्रेटजी बनाई अब उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब हम क्वेश्चन आते हैं 94 की तरफ। क्वेश्चन 94 क्या कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए हैज बीन इशूड बाय, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा इशूड किए जाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज बीन इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि इसको करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी, शायद यहाँ पर गलत हो गया है, इसका आंसर है हमारा ए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ना कि बी। अब हम आते हैं जो भी हमारा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट होते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 22 तक है, आप इन्हें गूगल करके पढ़ सकते हैं। जैसा हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से और लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। तो ए से रिलेटेड बल्कि 22 हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उनको आपके पढ़ के जाना है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 95 पर। बता कि अजर्शन है गिव वे एंड बाय वन गेट वन, सेल्स आर एग्जाम्पल फॉर पेनिट्रेशन ऑफ प्राइसिंग। बोलते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसर के एग्जाम्पल है हम गिव वन एक के साथ एक फ्री देते हैं, तो ये पेनिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। और रीजन कहता है कि क्योंकि द मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर टेम्परेरी लूज मनी बट डज सो इन द होप ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट। इसका कारण कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर वो टेम्प्रोरी कुछ टाइम के लिए अपने मनी को लूज करता है ताकि जितने भी लोग हैं उनका इंटरेस्ट हमारी प्रोडक्ट की तरफ जागे और बाद में बाद जाके पेनिट्रेशन में क्या किया जाता है, प्राइस हाई कर दिया जाता है जब लोगों का इंटरेस्ट जाग दिया जाता है। तो इसी के लिए इसका एग्जाम्पल है गिव वे एंड बाय वन गेट वन सेल्स। तो कहता है हमारा ऑप्शन एक बोथ ए और बी आर ट्रू एंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी कहता है कि दोनों ए बी सही है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और सी कहता है इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट जैसे और आर इज करेक्ट। जैसे हमने देखा कि स्टेटमेंट को देखते हैं हमें ए स्टेटमेंट भी राइट है, दो भी राइट है। अब हमने देखना है ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो हमने देख लिया कि ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कस्टमर्स लाइफ साइकिल से। जो फर्स्ट स्टेज क्या है कस्टमर लाइफ साइकिल की, फर्स्ट स्टेज क्या एक्विजिशन है, रीचिंग है, रिटेंशन है या कन्वर्जन है। तो फर्स्ट स्टेज है सबसे पहले हम किसी कस्टमर तक पहुंचते हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट है उसे वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेरी वाला, सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा, जैसे फेरी लगाता है ना, उसके बाद वो आपको अपने कपड़े दिखाएगा और एक्विजिशन इसकी सेकंड स्टेज है। एक्विजिशन में आपको वो इंटरेस्ट दिखाएगा इस कपड़े में कि बहन जी ले लीजिए, भाई जी ले लीजिए, इतने सस्ते में आपको ऐसा प्रोडक्ट दुकान में दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो अब इंटरेस्ट जाग गया। अब उनको वो कन्वर्जन कर देता है कि भाई अब आप, पहले मैं सोच रहा था कि मैं दुकान जाकर ये वाला सूट या फिर ये वाली चीज लूंगी, अब उसको कन्वर्ट किया गया कि यहीं से ले। अब वो उसकी बिक्री हो जाती है फेरी वाले की, तो उसने कन्वर्ट कर लिया और जो फर्क है वो उसको रिटेन करेगा। वो चाहता है कि नेक्स्ट टाइम में मैं फेरी वाला हूं तो ये मेरे से ही प्रोडक्ट ली, मेरे से ही शॉपिंग करिए। तो चलो एग्जाम्पल है, तो इसी का पहले हम कस्टमर तक रीच करते हैं, फिर इंटरेस्ट जगाते हैं उसका प्रोडक्ट के लिए, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं और लास्ट में रिटेन करके रखते हैं। ओके, अब हमारा इसका आंसर आ गया बी। अब आता है क्वेश्चन 97, बोलता है कि एक कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है क्योंकि इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। ऑप्शन बी इट कांट बी यूज्ड इन द काउंट ऑफ कोर्ट लॉ, इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ नेचुरल पर्सन, इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। और हम बात करें तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल है, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, तभी इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ऑप्शन बी तो हमारी स्टेटमेंट ही गलत है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी स्टेटमेंट इसकी कंपनी के हिसाब से रॉन्ग है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98, जो कि आपका कैपिटल बस्टिंग से है। हमने जो थ्योरी है पिछली क्लास अगर आपने पढ़ी है उसमें पढ़ ली है कि कैपिटल बस्टिंग की थ्योरी आपको पढ़ के जाना है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आज आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि इन द फ्लोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया विच मेथड फॉल अंडर डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर कौन आता है? क्या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न? जैसा कि हमें पता है कि एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न नाम का कोई भी मेथड नहीं है हमारा जो है कैपिटल बस्टिंग का। जो हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड है ये दोनों क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू पर आधारित ही नहीं है। ये प्रेजेंट वैल्यू माने कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी पर ये दोनों आधारित ही नहीं है। तो अब बचा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी वैल्यू, दोनों ही हमारे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। ये डिस्काउंटिंग कैश ये होता है, डिस्काउंटिंग रेट वो रेट होता है जो किसी वैल्यू की फ्यूचर की वैल्यू बताते हैं। जैसे आपने आज 100 रुपया कहीं पर आपके पास आज 100 रुपया और उसकी वैल्यू 10 साल बाद कितनी रहेगी, तो इस चीज को बताया जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के द्वारा, डिस्काउंटेड रेट के द्वारा। तो इस 100 को मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्काउंटेड फैक्टर के द्वारा, जो कोई भी हर क्वेश्चन में दिया होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर के द्वारा। जैसे
0.25 हो गया, तो इसके थ्रू निकलती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू, ताकि हम फ्यूचर में निकाल सके कि इस पैसे की औकात कितनी रह जाएगी। इसमें इन्फ्लेशन को जोड़ा जाता है। अब हम आता है हमारा 99 क्वेश्चन। हमने शायद पीछे क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए 99 ही है, 100 ही है क्वेश्चन, एक हमने पीछे वाली क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ लिया था। तो 99 क्वेश्चन है, ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफिक इन सेक्शन यू। जैसे कि हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 80C से आया हुआ। तब मैंने बताया था कि 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है आपको पढ़कर जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया 80U। बता कि यदि 80U के अंतर्गत कोई माइनर चाइल्ड सफर कर रहा है डिसेबिलिटी से, जैसे हमें पता है कि 80U सेक्शन डिसेबिलिटी से संबंधित है, और कोई माइनर चाइल्ड सफर करता है और उसे कुछ अमाउंट मिलता है, तो इसको किसके हैंड में असेस किया जाता है? तो बोलता है कि टू बी असेस्ड इन द हैंड ऑफ माइनर चाइल्ड, या फिर टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम इज हायर कंप्लीटली, ये एकदम एग्जम्प्टेड है टैक्स से। या फिर डी, टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ फादर। जैसे कि हमने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ा था, क्लबिंग ऑफ इनकम के थ्रू जो भी माइनर चाइल्ड की इनकम होती थी उसे क्लब्ड किया जाता था उसके पेरेंट्स के इनकम में, जिसकी इनकम की हायर हो, राइट, उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन बल्कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। लेकिन जो भी 80U के अंतर्गत जो भी डिडक्शन दी गई है उस इनकम को किसी भी इनकम के साथ क्लब्ड नहीं किया जाता, उसको क्लब नहीं किया जाता। ओके, उसको क्लब नहीं किया जाता, उसे माइनर चाइल्ड के हैंड पर ही असेस किया जाता है। और जो हमारा 80U के अंतर्गत जो आपको मिलती है राशि, डिडक्शन मिलती है, इसमें आपको 75,000 की डिडक्शन मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल डिसेबिलिटी तो उसको ये डिडक्शन मिलती है 1,25,000 तक की। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर थोड़ी कमी आपको लग रही है, थोड़ा इसमें जुनून कम लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। तो मैं खुद में थोड़े सुधार लाने की कोशिश तो वैसे भी मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करके मुझे, तो मैं और भी ज़्यादा आगे के लिए आपको अच्छा कंटेंट दूंगी और और नॉलेज गेन करूंगी, ताकि आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। अगर आपको जैसे पता है कि हर शाम 6 बजे इस चैनल पर क्लास अपलोड कर दी जाती है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये तो हमारी बस अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे चीज़ें आगे डाइवर्सिफाई होंगी और धीरे धीरे मेरे स्किल और भी इम्प्रूव हो जाएंगे, आप लोगों का अगर प्यार मिलता रहा। तो आप मुझे लाइक करके मेरा मोराल और मोटिवेशन दोनों को बढ़ा सकते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर इज़ नॉट जस्ट केयरिंग, ये बताता है कि आप कितने हम्बल है। ओके, बाय बाय। तो अब हम मिलते हैं कल।